जाकर अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती तब तक रोज तुम्हें यहाँ अंडे लेकर आना है। अवश्य महाराज, मैं अभी अंडे लेकर आता हूँ। राज में गायब होकर अपने परी लोक चली जाती है। चंपक, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बिना पूरी बात जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम अभी जाकर अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती तब तक रोज तुम्हें यहाँ अंडे लेकर आना है। अवश्य महाराज, मैं अभी अंडे लेकर आता हूँ। छगनलाल, तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर हमारे सामने पेश किया है। तुम अपने लालच में आकर किसी और के साथ इतना बुरा कर रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में बहुत लालची बन गया था। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यदि फिर से किसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें दंड देने से नहीं चूकूंगा। चंपक अपने मुर्गी के अंडे लेकर आता है और महारानी को खिला देता है। अगले कुछ दिन चंपक की मुर्गी के अंडे खाकर महारानी का स्वास्थ्य सुधर जाता है और वो चलने फिरने लग जाती हैं। महाराज चंपक को बहुत सारा धन देते हैं। चंपक के दोस्त राव जी की पहचान कन्या से चंपक की शादी हो जाती है। चंपक ने परी की दी हुई मदद से उसका जीवन संवर जाता है। सुंदर नगर के नरेश महाराज समरजीत शिकार करने के लिए अपने एक मंत्री के साथ वन में गए हुए थे। मंत्री, हमें यहाँ आकर बहुत देर हो गई है, परंतु अभी तक कोई भी प्राणी हमारी दृष्टि में नहीं आया है। मेरे विचार से हमें यहाँ से चलना चाहिए। कदाचित आज कोई शिकार नहीं मिलेगा। कुछ देर और रुक जाते महाराज, कदाचित कोई प्राणी आ जाए। ठीक है। दोनों वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक सूअर की आवाज सुनाई देती है। मंत्री, लगता है कि कोई जंगली सूअर हमारे आसपास ही है। मुझे अभी उसका शिकार करना होगा। महाराज समरजीत अपना धनुष लेकर सूअर के शिकार सज्ज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे सूअर दिखाई देता है। महाराजा समरजीत अपने धनुष से निशाना साधते हैं और सूअर पर तीर चला देते हैं। सूअर भाग जाता है। मंत्री, वो सूअर भाग रहा है। कदाचित वो बाण से आहत हुआ होगा। मैं उसके पीछे जाकर उसे पकड़ता हूँ। आप राजमहल लौट जाइए, मैं सूअर का शिकार करके लौटता हूँ। मंत्री राजमहल के लिए प्रस्थान करता है और राजा समरजीत सूअर का पीछा करने लगते हैं। समरजीत सूअर की आवाज का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के बाद वो सामने जो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। ये क्या, इतने निर्जन और घने वन में इस गुफा के अंदर इतना सारा खजाना, हीरे मोती और मूल्यवान रतन। इतना बड़ा खजाना किसका होगा और इसे किसने छुपा रखा होगा? समरजीत अपने आप से बात कर रहे थे, तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। ये खजाना मेरा है समरजीत। तुम तो वही सूअर हो जिस पर मैंने बाण चलाया था, परंतु तुम एक सूअर होकर मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकते हो? और क्या कहा तुमने? ये खजाना तुम्हारा है? ये कैसे हो सकता है? वो सब बताने का मेरे पास समय नहीं है महाराज। मैं केवल अपने इस खजाने को अपने राज्य वापस ले जाना चाहता हूँ। आप कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। ये सब आपकी दृष्टि में आए, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक लेकर आया था। नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तुम एक मायावी प्रतीत हो रहे हो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं मायावी नहीं हूँ। मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। मैं किसी मायावी की सहायता नहीं करता। महाराजा समरजीत सूअर की कोई बात सुने बिना चले जाते हैं। वो गुफा के बाहर आकर वन में जा रहे थे, तभी उन्हें एक मुनिवर मिलते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो राजन। क्या हुआ? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? मुनिवर, एक राजा को तो मृग्या करनी ही पड़ती है। ये तो राजधर्म का एक भाग है, इसीलिए शिकार करने आया था। परंतु यहाँ आकर मैंने एक चमत्कारी बात देखी। एक बोलने वाला सूअर देखा।
जो हम जैसे मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। फिर क्या हुआ? मैंने उस सुअर पर अपना निशाना साधा था शिकार करने के लिए, परंतु वो एक गुफा में भाग गया। जब मैं उसका पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा, तब मैंने देखा कि वहां बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था। उस सुअर ने कहा कि वो खजाना उसका है और वो अपने राज्य को फिर से प्राप्त करना चाहता है। वो मुझसे सहायता मांग रहा था, परंतु मैंने उसे एक मायावी समझकर सहायता करने से ना कह दिया। मुनिवर, कौन हो सकता है वो रहस्यमयी सुअर जो हमारी भाषा बोल रहा था? महाराज समझिए, वो सुअर सत्य कह रहा था। वो एक राजा ही है और वो खजाना भी उसका ही है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? एक सुअर और राजा? हाँ, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बहुत समय पूर्व की बात है। महाराजा ओमकारनाथ अपने राज्य का प्रपंच अच्छे से चला रहे थे। प्रजा भी बहुत संतुष्ट और सुखी थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं। एक बार महाराज ओमकारनाथ का बचपन का दोस्त जादूगर गौरवेंद्र उनसे भेंट करने आए थे। आओ आओ मित्र, कितने वर्षों के बाद मिल रहा हूँ तुमसे। हाँ मित्र, तुम तो अब राजा बन गए हो। तुम्हारे पास हम जैसे साधारण व्यक्तियों से मिलने का समय कहाँ है? तुम और साधारण मित्र, मैं राजा अवश्य बन गया हूँ, परंतु मेरी दृष्टि सभी गतिविधियों पर रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कितने बड़े जादूगर बन गए हो? पूरी धरती पर तुम जैसा कोई जादूगर नहीं है। अरे तुम्हारी इस कला के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। कई राज्यों के राजा महाराज मनोरंजन के कार्यक्रम करने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हाँ, ये तो है। मैं अपनी कला का प्रचार प्रसार करते हुए बहुत प्रवास करता हूँ, इसी कारण से किसी से भेंट नहीं कर पाता। मित्र, अब तुम यहाँ आए हो तो मेरी प्रजा के मनोरंजन के लिए भी कोई कार्यक्रम करो। मेरी प्रजा के सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन करो। अवश्य, मैं दूसरे राजाओं के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ, तो अपने मित्र के लिए तो कर ही सकता हूँ। अगले दिन जादूगर गौरवेंद्र महाराज ओमकारनाथ की प्रजा के सामने अपने कला का प्रदर्शन करता है। बड़े प्रांगण में गौरवेंद्र पूरी प्रजा के सामने अपनी जादू दिखाता है। गौरवेंद्र की जादू देखकर सभी प्रजाजन अति प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज ओमकारनाथ भी प्रजा को प्रसन्न देखकर प्रसन्न हो गए थे। मित्र, तुमने तो आज बहुत अद्भुत कार्य किया है। मैंने मेरी प्रजा को इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं देखा। मेरा राज्य बहुत बड़ा है, इतने सारे प्रवासी हैं, सभी संतुष्ट हैं, परंतु आज इनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। इतने वर्षों में पहली बार इन सब ने ऐसा कुछ अद्भुत देखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ मित्र। मांगो, क्या उपहार चाहिए? अरे, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपना ये राज्य दे दो। मुझे तुम्हारे राज्य से बहुत प्रेम हो गया है। इतने बड़े हो गए हो, फिर भी अभी तक तुम्हारा चेष्टा करने का स्वभाव नहीं बदला है। मेरा उपहास कर रहे हो ना? तो क्या सत्य में मैं तुम्हारा राज्य मांग रहा हूँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कैसे नहीं चाहिए? कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना ही होगा। ऐसा कहकर ओमकारनाथ अपने गले के मूल्यवान रत्नों की माला निकालकर जादूगर गौरवेंद्र के गले में पहना देता है। अगले दिन, मित्र, तुमने मेरी कला तो देख ली, अब मुझे भी तुम्हारी कोई कला दिखाओ। मैं अपनी कौन सी कला दिखाऊं तुम्हें? अभी युद्ध का कोई अवसर नहीं है, अन्यथा मैं तुम्हें अपना युद्ध कौशल दिखाता। कोई बात नहीं मित्र, युद्ध कौशल नहीं तो तुम मुझे अपनी शिकार की कला तो दिखाओ। अरे, मैंने सुना है कि राजा महाराजाओं को मृज्ञान करना उनके राजपाट का एक भाग होता है। तुम भी तो शिकार करते ही होगे। चलो, हम शिकार करने के लिए चलते हैं। दोनों मित्र शिकार करने के लिए वन में चले जाते हैं। वन में ओमकारनाथ एक सुअर की शिकार करते हैं। फिर
मित्र ओम प्रकाश, तुम तो सच में बहुत अच्छे शिकारी हो। इतना अचूक निशाना साधा है तुमने। अब मैं तुम्हें अपना एक और जादू दिखाता हूँ। ऐसा कहकर गौरवेंद्र अपनी जादू से अचानक ओमकार नाथ को एक सुअर में बदल देता है। अरे ये क्या, तुमने मुझे सुअर क्यों बना दिया? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी शिकार की कला देखने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? अरे मैं तो तुम्हें बहाने से यहाँ लेकर आया था। मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे ही नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना राज्य दे दो। मैं सच में तुम्हारे राज्य का स्वामी बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने ये तय कर लिया था कि आज तुम जिस प्राणी का शिकार करोगे, मैं तुम्हें उसी प्राणी में बदल दूंगा। अब तुम यहीं वन में रहोगे और मैं तुम्हारे राज्य का स्वामी बनूंगा। गौरवेंद्र ओमकार नाथ को सुअर बनाकर कपटी हंसी के साथ उसके राज्य चला गया। गौरवेंद्र उसके राज्य में जाकर ये अफवाह फैला दी कि ओमकार नाथ राज्य का खजाना लेकर भाग गया है। गौरवेंद्र ने अपनी जादू पूरी प्रजा पर चला दी। प्रजा ने उसे राजा स्वीकार कर लिया और ओमकार नाथ को भगोड़ा करार दिया। उससे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। महाराज ओम प्रकाश को सत्य में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। राजन, गौरवेंद्र ने ओमकार नाथ के राज्य के आसपास एक सुरक्षा कवच बना लिया है, जिससे कोई भी उस राज्य में प्रवेश ना करे। तो मैं उस सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकता हूँ मुनिवर? आप ही मेरी कोई सहायता कीजिए। मुनिवर अपनी शक्ति से एक त्रिशूल प्रकट करते हैं। ये लो राजन, इस त्रिशूल से आप सुरक्षा कवच को भेज सकते हैं, परंतु एक बात याद रहे, जादूगर ने अपना जादू उस रत्न की माला में केंद्रित करके रखा है, जो माला उसे ओमकार नाथ ने पहनाई थी, और उस माला को उसने एक तोते के गले में पहना कर रखा है। तुम्हें राजमहल में जाकर उस तोते को खोजकर बिना उसे आहत किए उस माला को प्राप्त करना होगा और उसे तोड़ देना होगा। उस माला को तोड़ते ही जादूगर का सारा जादू समाप्त हो जाएगा। समरजीत मुनिवर से त्रिशूल लेकर ओमकार नाथ के राज्य पहुंच जाते हैं। त्रिशूल से वो सुरक्षा कवच को भेद कर राजमहल में प्रवेश करते हैं। फिर महाराज समरजीत, लगता है मेरे मित्र ने तुम्हें अपनी सहायता के लिए भेजा है, परंतु तुम्हें इतना सरल लगता है मुझे परास्त करना? तुम यहाँ तक तो आ गए हो, परंतु यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। अवश्य जाऊंगा, और वो भी तुम्हारे जादू को खत्म करके। महाराज समरजीत इधर उधर देखने लगते हैं। एक दिशा से उन्हें तोते की आवाज आने लगती है। वो उस दिशा की ओर भागते हैं। गौरवेंद्र भी उनके पीछे आता है। समरजीत एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारे पिंजरे हैं और हर एक पिंजरे में एक एक तोता रखा हुआ था। उन सभी के गले में एक जैसी मालाएं भी थी। तुमने तो मेरे बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हें तो ये भी पता चल गया कि मेरी सारी विद्या एक तोते के गले की माला में है, लेकिन ये कैसे पता कर पाओगे कि इन सब तोतों में से वो तोता कौन सा है? महाराज समरजीत देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो तोता कौन सा हो सकता है। सभी तोते बिल्कुल एक जैसे होते हैं और उनके गले की मालाएं भी एक जैसी ही होती हैं। बहुत देर तक समरजीत सभी तोते देखते रहते हैं। फिर अपना धनुष निकालकर वो तीर चलाते हैं। एक पिंजरे के अंदर उनका तीर चला जाता है और धीरे से उस तोते के गले की माला हल्के से निकलकर समरजीत के तीर पर अटक जाती है। समरजीत उस माला को तोड़ देता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुमने उस तोते को कैसे पहचान लिया? मैंने उन सभी तोतों को ध्यान से देखा। सभी तोते इधर उधर देख रहे थे, लेकिन केवल एक ही तोता था जो तुम्हारी तरफ देख रहा था। उसकी दृष्टि को देखकर मैंने समझ लिया कि वो अपने स्वामी को देख रहा है। इसीलिए मैंने उस पर ही तीर चलाया और मेरा अनुमान सही निकला। माला के टूटते ही जादूगर की सारी विद्या खत्म हो जाती है। समरजीत गौरवेंद्र को पकड़कर
ओमकार नाथ के पास लेकर आता है। गौरवेंद्र की जादू खत्म होने की वजह से ओमकार नाथ सुअर से फिर मनुष्य में बदल जाता है। धन्यवाद महाराज समरजीत, आपने आखिरकार मेरी सहायता कर ही दी। आपकी ही वजह से आज मैं पुनः अपने वास्तव रूप में आ पाया हूँ। नहीं महाराज ओमकार नाथ, मुझे आपसे क्षमा मांगनी है। मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने आपको मायावी समझ लिया था। वो तो परिवर की कृपा थी जिन्होंने मुझे आपकी पूरी कथा सुनाई और इस दुष्ट के बिछाए हुए सुरक्षा कवच को भेदने का मार्ग दिखाया। महाराज ओमकार नाथ, ये लीजिए अपराधी, इसे अब आप ही दंड दीजिए। अवश्य महाराज, ये तो मेरे मित्र के रूप में एक भयानक शत्रु है। इसे मैं अपने राज्य में ले जाकर पूरी प्रजा के सामने दंडित करूंगा। परंतु महाराज, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस गुफा में इतना सारा खजाना कहाँ से आया और आप उसे अपना क्यों बता रहे थे? गौरवेंद्र के मेरे राज्य में आने से पहले मेरे गुप्तचर ने ये जानकारी दी थी कि कोई मेरे राज्य पर आक्रमण करके लूटने वाला है। इसीलिए मैंने वो खजाना उस गुफा में छुपा दिया था। समरजीत और ओमकार नाथ दोनों अपने अपने राज्य चले जाते हैं।